नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिस्कस किया था, राइट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, कुछ डाउट तो है नहीं उसमें, या है कोई डाउट? तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हमारा जो अब टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसको हम लोगों को स्टार्ट करना है, वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में हमें क्या स्टार्ट करना है अब? स्वराजिस्ट मूवमेंट, ठीक है, स्वराज, और किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, उससे आगे ये स्टोरी स्टार्ट करनी है, राइट। तो उससे पहले कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम कर लेते हैं, ठीक है। 1995 का क्वेश्चन है, ठीक है, 1995 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में उसके क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे, उस पर थोड़ा सा बात करना है। तो 1995 का क्वेश्चन है, देखेंगे व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो सीक्वेंस यानी कि जो टाइमलाइन है वो ज़रूरी होता है, राइट। तो क्या क्या है भाई, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? 1995 का क्वेश्चन है। पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले आ जाएगा, यानी पहले दो ऑप्शन गायब हो गया, यानी कि या तो बी है या तो डी है, ठीक है। उसके बाद 1916, हाँ 1916, तो 4-1, बात खत्म, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अगर मतलब एकदम कंफ्यूजन नहीं था, अगर आपको इतना भी याद होता, दो भी याद होता तो हो जाना था, ठीक है ना, कि सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर जो है 1916 के अंदर जो है आपका होगा क्या, लखनऊ, और मार्च के अंदर, मार्च ये क्या नाम है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया है, लेकिन जुलाई 1918 के अंदर जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की गई है। 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट मार्च में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये है, तो पहले मतलब 3 आएगा और उसके बाद में 52 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका, उसके बाद में फिर आप ये 1996 में क्वेश्चन आया है कि कंसिडर द फॉलोइंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या हुआ है? कांग्रेस बिकम द मास मूवमेंट, कांग्रेस बिकम अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ द फेयर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल, और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट विलिंग टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेंसस कंसेशन टू इंडियन है। क्या क्या हुआ है इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से? देखो, पहला तो मास मूवमेंट फर्स्ट टाइम तो नहीं किया है कांग्रेस ने, तो एकदम आप 1 को तो हटा ही दो, क्यों? क्योंकि उससे पहले आपने देखा बंगाल पार्टीशन के टाइम पे मास मूवमेंट हुआ है, राइट। तो पहला हटा दो। दूसरा, ब्रिटिशर्स विलिंग टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियन, ऐसा तो उनका एटीट्यूड नॉन कॉपरेशन के बाद नहीं दिखा है। इनफैक्ट सेवर रेप्रेशन किया है, बहुत बुरी तरह मारा है, जेल में डाला है लोगों को, ठीक है ना। तो यानी कि 1 और 4 तो गायब कर दो आप, ठीक है। जब 1 और 4 गायब कर दोगे तो क्या बचेगा? जिसमें 1 है उसको गायब करो, जिसमें 4 है उसको गायब करो, तो बचेगा या तो 2 और 3 है, या तो 1 और 3 है। इसका बात एकदम क्लियर है कि 3 तो एकदम सही है, 2 और 1 में जांच करनी है, तो 1 तो गायब, तो इसका क्या बचा मतलब 2 और 3, ये तो बचा, क्योंकि उसकी तो बात हो ही गई थी, सेपरेट ऑपरेट की, उसके एक्सेप्ट कर लिया था ना डिमांड को। ये इवेंट का बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तिलक होम रूल, कामागाटा मारू, और क्या नाम है महात्मा गांधी का अराइवल। कामागाटा मारू 1914, याद है, और क्या नाम है महात्मा गांधी 1915, और तिलक 16, पता है ना। कामागाटा मारू बताया नहीं था, 14, 15 और 16, तो आराम से कर लोगे, ये तो आसान था कि टफ था? ठीक है, नेक्स्ट देखें, खिलाफत मूवमेंट डिड ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम इनटू द फोल्ड ऑफ द नेशनल मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है वो अर्बन मुस्लिम को किस में ले आया? फोल्ड ऑफ द नेशनल मूवमेंट में। देयर वाज अ प्रोमिनेंट एलिमेंट इन द एंटी इंपीरियलिस्ट बोथ द नेशनल एंड द बोथ इन द नेशनल एंड द वो, तो एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, सही है ना। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट था, एंटी इंपेरियलिस्टिक एलिमेंट दोनों में थे, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट हो चाहे नेशनल मूवमेंट हो, दोनों एंटी इंपेरियलिस्ट थे, और उसमें मुस्लिम जो है इसीलिए आए ही थे ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक हो गया, तो वो दोनों बातें सही हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसके बाद में गांधी स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। वायलेंस एट चोरा चोरी लेड हिम स्टॉप द मूवमेंट, सही है ना। तो ए सही हो गया, दोनों सही है, और आर जो है सही एक्सप्लेन कर रहा है किसको? ए को, ठीक है ना, ये भी आ गया।
और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका मतलब आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने ठीक पढ़ा है ना, है ना, कमान, है ना। आफ्टर रनिंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, आफ्टर रिटर्निंग रनिंग पढ़ रहा था मैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद गांधी लॉन्च द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन चंपारण, याद है ना, ठीक है ना। तो आसान है, सी ये भी हो गया, 2000 में आया हुआ है। चंपारण 1917, अहमदाबाद और खेड़ा 1918, चोरी चोरा में जो हुआ वो 1922, और बरदोली के अंदर 1922 और 1928 में, और दांडी मार्च होगा 1930 में। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। 2008 में फिर क्वेश्चन आता है, करोगे, आसान था। चैम्सफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म मैं कई बार कह चुका हूँ, उसको उसे टाइम पे तो चैम्सफोर्ड ही था, तो फिर उसके हिसाब से रेफरेंस बनाकर याद कर सकते हो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड था रोल टैक्स के टाइम पे, है ना। आसान था, टफ था, बहुत आसान है यार, है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरोज द वेव ऑफ द, किसकी वजह से जलियांवाला बाग में सकर वो हुआ था, आसान है, ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर ये हमने कई कई सारे क्वेश्चन भी कर लिए प्रीवियस ईयर के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आसान से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, ओके। 1922 आ जाइए, पिक्चर खोल लीजिए। आप लोगों का ये है, ये वाली स्लाइड खोलनी है, कौन सी, दूसरी वाली जो स्लाइड है 10 पॉइंट वाला, 10 का दूसरा स्लाइड, नहीं नहीं, उससे ऊपर वाला, स्वराजिस्ट, ठीक है ना। स्वराजिस्ट की स्लाइड खोल लीजिए। 1922 के अंदर गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू 6 ईयर, आपको याद होगा। गांधी जी ने कहा ओके, ब्रेक के बाद मिलता हूँ, क्या करना है, क्या करता हूँ भाई, आफ्टर आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके। लीडरशिप वैक्यूम छा गया, सब लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया गया, ठीक है ना। व्हाट टू डू, अब जब पॉलिटिकल वैक्यूम आएगा तो फिर रिवोल्यूशनरी फेज आएगा ही आएगा, है ना, वो आगे करेंगे। व्हाट टू डू, नेशनलिस्ट लीडर जो है वो एकदम मतलब अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ठीक है ना, बेविजमेंट में है कि विड्रॉल मूवमेंट की वजह से कई तरह से मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या रहेगा। कांग्रेस जो है वो डिसइंटीग्रेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिमोरलाइजेशन का शिकार हो गई, आइडियोलॉजिकल क्लैश पैदा हो गया, और जो है रिसर्जेंसी पैदा, उधर क्या नाम है आपका, टेररिज्म वगैरह, क्योंकि लीडरशिप लेस जब चीज़ें होंगी तो फिर टेररिज्म की तरफ लोग जाएंगे, राइट। तो ये है, तो दो ग्रुप इसमें उभर के आए सामने, ठीक है। एक ग्रुप जो था वो एडवोकेट करता था कि एंड कर दिया जाए, बाइकआउट करा जाए, मतलब वो कहता था, मतलब जो ग्रुप था उसमें आइडियोलॉजिकल क्लैश में, एक ग्रुप जो कांग्रेस में है वो कह रहा है एडवोकेट द एंड ऑफ बाइकआउट और एंटर किया जाए काउंसिल में। क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि बाइकआउट एंड करो, जब खत्म कर रहे हो तो बाइकआउट को एंड करो, बात खत्म करो, और जो है हम काउंसिल में एंटर करेंगे। ये वो लोग हैं जो पावर चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पावर चाहते हैं। ये इनको कहा जाता है प्रो चेंजर्स या स्वराजिस्ट। अब आप बताओ कौन हो सकते हैं ये, वो लोग जो अपनी लिक्रेटिव प्रैक्टिसेस छोड़ के आए हैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, जो अपना मतलब जैसे बड़ी बड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, एडवोकेट थे बड़े बड़े, वो लोग अपना छोड़कर अगर वो आए हैं आपके यहाँ पे, तो उनका ये था ना कि आज़ाद करो और हमें कुछ बड़ी पोस्ट मिलेगी। तो उन लोगों ने कहा यार पोस्ट ऐसे तो मिलेगी नहीं कि बाइकआउट करते रहो, हम काउंसिल में जाएंगे तो कुछ पावर पद तो कुछ मिलेगा ही, पैसा भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी, राइट। तो ऐसे बंदों को कहा गया प्रो चेंजर्स या इनको कहा गया स्वराजिस्ट। दूसरा ग्रुप ये था उसी में जो कह रहा था लगे रहो, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हम मतलब वो नहीं करेंगे, मास लेवल पे मूवमेंट नहीं करेंगे, राइट, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहेंगे और हम उसका बाइकआउट करेंगे, काउंसिल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इनको नो चेंजर्स कहा गया। क्या कहा गया, तो स्वराजिस्ट जो है वो कौन कौन है, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खां, इनका नाम तीनों का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लीडर, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खां, ये लोग कौन है, स्वराजिस्ट लोग हैं, ठीक है ना। कौन है, इनका कहना यह था कि एंड करो बाइकआउट साइकआउट, ठीक है, जब सब रिवोल्यूशन नहीं और हम काउंसिल में एंट्री करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है ना, ओके। हाँ ये मोतीलाल नेहरू है, दिख रहे हैं। सीआर दास के बाद ये जो पिक्चर है मोतीलाल नेहरू की है। नेशनलिस्ट कुड एंटर देम, और वो कहते थे, उनका भी एक वो तरीका था कि हम जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल और वहां जाके वहां पे एक्सपोज करेंगे किसको, अंग्रेजों की वीकनेस को असेंबली में हम लोग उजागर करेंगे, फाइन।
और काउंसिल को ऐसा यूज़ करेंगे, मतलब हम अपने मूवमेंट के लिए, अपने उस बाइकआउट करने के लिए हम काउंसिल में जाके वहाँ पे लॉ नहीं बनने देंगे, मतलब इन लोगों का अपना वो था। तो ये लोग एडवोकेट करते थे किस चीज़ की एंट्री को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री करने के लिए, यानी कि लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एमपी एमएलए बन के घुसें, ठीक है उसमें, गेटिंग। ये थे कौन, स्वराजिस्ट लोग, ठीक है। इमर्जिंग द काउंसिल वुड नॉट नेग्लेक्ट द नॉन कॉपरेशन का कहना था कि देखिए अगर हम उसमें जाते हैं काउंसिल में तो इसका मतलब हम नॉन कॉपरेशन, ऐसा नहीं कि कोऑपरेट करने जा रहे हैं। तो बोला फिर क्या करने जा रहे हो, बोला कि देखो वहां जाके हम वो हिंडर पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो काउंसिल वर्क विद द serve to enthusiasts and mass keeping up their moral। इनका ये था कि भाई इस मॉरल को अगर हमें बनाए रखना है लॉन्ग टाइम में, तो हमें जो है काउंसिल को यूज़ करना चाहिए एज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल अपना, ठीक है ना। और हमें जो है नेशनलिस्ट लोगों को काउंसिल के अंदर जाके गवर्नमेंट के खिलाफ बात बतानी चाहिए, लेजिटिमेट अपनी डिमांड रखनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे सही मेजर होगा। दूसरी तरफ नो चेंजर्स थे, उनका कहना यह था कि देखो ऐसा है कि हमें अंग्रेजों से नॉन कॉपरेशन की बात कर ली है तो बात कर ली है, गांधी जी ने मूवमेंट रोक दिया है, लेकिन हम उनके साथ कॉपरेट तो नहीं करेंगे, हम वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन हम तो समझते हैं हम विल नॉट कॉपरेट, और हमें कोई लालच नहीं है, किस चीज़ का लालच नहीं है, कुर्सी का कोई लालच नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन ये लोग कौन है, नो चेंजर, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे अभी कायम है, कौन है, सी राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी, ठीक है, उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। ये लोग जो है वो ग्रुप है जो कि अपोज कर रहा है काउंसिल में एंट्री का। वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहो, कंसंट्रेट को कंस्ट्रक्टिव वर्क में लोगों को समझाओ, एक नए मूवमेंट के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। बाइकआउट और नॉन कॉपरेशन को कंटिन्यू रखना है, हमें नहीं पार्टिसिपेट करना है काउंसिल के अंदर। आप समझते क्यों नहीं बात को, बात समझ रहे हैं। नो चेंजेस का आर्ग्यूमेंट था कि पार्लियामेंट वर्क जो है वो क्या नाम है, हमारे जब हम पार्लियामेंट में लगेंगे तो हम फिर पैसे वैसा और पर्क और फैसिलिटीज़ के बारे में सोचने लगेंगे, और हमारा जो कंस्ट्रक्टिव काम है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है उसके लिए हमें हर नेक्स्ट फेज जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हमें करना है, उसके लिए हमें लोगों को तैयार करना है, और ये बहुत लंबी लड़ाई है, हम काउंसिल वाउंसिल में जाके अपनी लड़ाई को हम पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कह रहा है, नो चेंजर्स, ठीक है, ओके। तो क्या नाम है, अब ये कांग्रेस से कह रहे हैं, गया सेशन होता है 1922 के अंदर, गया सेशन में ये कह रहे हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस स्वराजिस्ट प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर ले और काउंसिल में एंट्री करे। क्या करे, स्वराजिस्ट प्रोग्राम मतलब काउंसिल के अंदर एंट्री करे, ओके। तो ये कह रहे हैं कि देखिए जो नो चेंजर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं, अफसोस, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट, राइट। अब यहाँ पे फिर वही बात शुरू हो गई ना, ओके। अब मोतीलाल नेहरू अपने आप में वो थे कि हमारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, मतलब हम हल्के मुल्का समझ रहे हो हमें। उन्होंने कहा कि मतलब एंड और मैंड करके भी आपने मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों गुस्से में रिजाइन कर दिया, इन्होंने क्या करा, रिजाइन कर दिया, और इन्होंने एक फॉर्मेशन किया किसका, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी इन्होंने बना ली, एक नई पार्टी बना ली, ठीक है ना। ओके, अब खिलाफत स्वराज्य पार्टी फॉर्मेशन तो हो गया है, क्या करना है, क्यों ये टूटे हैं, याद करो कि एक बार स्प्लिट हुआ है 1907 में, ठीक है। और उनको दोनों पार्टी समझदार हैं, इस बार कोई वो वाले बात नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट वाली फेज है, इस बार ये जो है दोनों पार्टी चाह रही है कि 1907 वाला हाल ना हो जाए, ठीक है ना। तो गांधी जी दोनों ने स्प्लिट तो हो गए, लेकिन दोनों से गांधी ने कहा कि यार गांधी जी को लूप में रखो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो गांधी जी बोला कि मुझे इन्फॉर्म करते रहो, और दोनों पार्टीज गांधी जी से मिलकर अपनी अपनी राय रखती रही जेल में, ठीक है ना, समझ रहे हो। और इसलिए ये कुछ मतलब ऐसा नहीं हो पाया कि बुरी तरीके से मतलब ये टूट जाए, ठीक है ना, लेकिन अपनी अपनी बात को रखते रहे, ओके। अब इसी में था कि नेहरू जी क्या करें, बात करने से बात बनती है, बात करते हैं, ठीक है ना। तो बोला ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा, कीप मी इन द लूप, मुझे भी यार रखो लूप में, मैं बताऊंगा क्या करना है ना। कह गांधी जी आपने मूवमेंट रुकवा दिया, गुस्सा है हम, तो कहेगा अभी रुक जाओ यार, गुस्सा है, ठीक है ना। मार्च 1922 के अंदर गांधी जी को अरेस्ट करके सेंटेंस कर दिया कि आपको पता है 6 साल के लिए लीडरशिप वैक्यूम छा गया, क्लास ऑफ आइडियोलॉजी की वजह से बना गया प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, राइट। प्रो चेंजर्स को क्या कहा जाता है, स्वराजिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ आपका दिसंबर 1922 के अंदर गया सेशन होता है, जिसमें स्वराजिस्ट का प्रपोजल डिफीट हो जाता है, कंप्रोमाइज करने के लिए दोनों अलाउड नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए फिर वो एक स्वराजिस्ट पार्टी बना देते हैं, ठीक है ना। और सितंबर 23 तक आते आते, लेकिन इन लोगों को ये रियलाइज भी होता है साथ में कि अगर हमने लड़ाई करी एक दूसरे को की कमियों को उजागर करने की कोशिश की, तो अंग्रेज फिर हमें पे हावी हो जाएगा, 1907 वाली कहानी कर देगा, हम 10 साल फिर पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया बिटवीन द स्वराजिस्ट एंड द, इसमें नेगोशिएशन हुआ और नो चेंजर्स ने कंप्रोमाइज कर दिया, ठीक है ना। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। अब देखो, अब ये इतनी देर बाद एंटर
कहाँ रह गई थी? ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वराजिस्ट वर अलाउड टू कॉन्क्वेस्ट इलेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या नाम है, अ, अब एक ग्रुप ये कह रहा है कि ठीक है आप इलेक्शन लड़ लो, ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे फील करो कि एज अ ग्रुप विद इन कांग्रेस। स्वराजिस्ट जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो एज अ ग्रुप विद इन कांग्रेस। और इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दोनों को मिलाने में, ठीक है ना। स्वराजिस्ट वर अलाउड टू कॉन्क्वेस्ट इलेक्शन एज अ ग्रुप विद इन द कांग्रेस। स्वराजिस्ट एक्सेप्ट द कांग्रेस प्रोग्राम, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है आप इलेक्शन लड़ने का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी भी बात एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। गांधी जी से बोलते हैं कि भाई हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, गांधी कहते हैं यार मन नहीं मानता मेरा ऐसा करने के लिए, लेकिन एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, गांधी जी का एटीट्यूड स्वराजिस्ट के प्रति ये था, इनिशियली उन्होंने अपोज किया था, बोला था कि स्वराजिस्ट प्रपोजल ठीक नहीं है, काउंसिल में एंट्री ठीक नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको समझाते रहे मोतीलाल नेहरू वगैरह, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ भी। जैसे होता है ना कि दादा वगैरह की जो आदत ये होती है कि पोता अगर बार बार जिद करता रहे तो उनका मन ना हो तो भी जिद को मान ही लेते हैं कि अच्छा चल भाई, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए आप एज अ कांग्रेस, मतलब जो नो चेंजर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप एज अ कांग्रेस क्या ग्रुप के तौर पर आप लड़ सकते हो, इलेक्शन लड़ो स्वराजिस्ट लोग, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा देखो बढ़िया हो गया, कमाल, स्वराजिस्ट भी बन गए हम और कांग्रेस में भी हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पे पहले प्रपोजल डिफीट हुआ, फिर कंप्रोमाइज हो गया। कंप्रोमाइज ये हो गया कि भाई स्वराजिस्ट जो होंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे, अब इलेक्शन होने वाला था ना, तो उसमें लड़ेंगे और कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी एक तरह से, है ना, क्योंकि वो कांग्रेस का ग्रुप ही है। फाइन। तो नवंबर 1923 के अंदर इलेक्शन होता है, स्वराजिस्ट 42 सीट जीतते हैं 141 सीट में से, ठीक है, क्लियर मेजोरिटी मिलती है इन द प्रोविंसेस असेंबली ऑफ द असेंबली ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस, यानी कि कहाँ पे एमपी वगैरह में सेंट्रल प्रोविंस के अंदर इनको क्लियर मेजोरिटी भी मिल जाती है। तो एक तरह से स्वराजिस्ट का एक पॉलिटिकल हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है, असेसमेंट भी दे सकते हैं स्वराजिस्ट का कि फाइनली ये इसने पॉलिटिकल वैक्यूम जो छा गया था ना लीडरशिप, वो वाला पॉलिटिकल वैक्यूम खत्म किया। ये जो है आप याद ध्यान रखिए कि स्पीकर बनाए गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 925 में विट्ठल भाई पटेल। अब ये विट्ठल भाई पटेल कौन है, जानते हैं आप इनको? वल्लभ भाई पटेल को तो सुना ही है, विट्ठल भाई पटेल उनके बड़े भाई, ठीक है। किसके भाई बड़े भाई हैं? वल्लभ भाई पटेल के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं विट्ठल भाई पटेल, और ये स्पीकर बनाए गए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 925 के अंदर। ओके, तो यही तो बोलते हैं स्पीकर शांत बैठिए प्लीज मेंटेन द डेकोरम, ये वो है ना। ओके, और ये भी काफी मतलब वो थे, देवर एजिटेट, जो स्वराजिस्ट आए उनका मतलब जब आए स्पीकर वगैरह बने तो ये लोग काफी एजिटेशन करते थे, पावरफुल स्पीचेस देते थे, ठीक है ना। और गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइम पर ऐसा होता था कि गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आती थी उसको आउट वोट कर देते थे, समझ रहे हो ना। उसमें होने के ऐसे तो ये बाइकआउट वाला काम इन्होंने किया, डिफीट पब्लिक सेफ्टी बिल 928 में आया उसको डिफीट करवा दिया। इस तरह से मतलब काफी कुछ वो लोग करते थे, समझ रहे हो। नेगेटिव क्या था, नेगेटिव ये थी, ठीक है, वो एक तो ये था कि नेगेटिव वो चलने नहीं दे रहे थे, दूसरी बात ये थी कि जो इनकी पॉलिसी थी उसमें पूरी कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि आप ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो उसकी लिमिटेशंस होती हैं, आप हर जगह ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते ना, तो वो है। और दूसरी बात आपको ये हमेशा ध्यान रखिए, वो क्यों काउंसिल में चलेंगे, काउंसिल में चलेंगे, क्यों काउंसिल में चलेंगे, उस बात को याद रखिए कि दे फेल टू रिसिस्ट द पर्क्स एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द पावर ऑफ द ऑफिस। तो वो जो पावर के लिए तो जा रहे थे वो काउंसिल में, क्योंकि वो लोग जो छोड़ के आए थे वो लोग लिक्रेटिव प्रैक्टिसेस अपनी छोड़ छोड़ के आए थे, ठीक है ना, जैसे बड़े बड़े एडवोकेट्स थे वो सब। तो वो आप चाहेंगे कि हमें पावर मिले, है कि नहीं है, हमें पोजीशन मिले, तो वो पैसा और जो प्रिविलेज और जो पावर मिल रही थी ऑफिस की उसको रिसिस्ट नहीं कर पा रहे थे वो लोग, उसको एक्सेप्ट कर रहे थे खूब अच्छे से, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप देखते हो कि नवंबर 1923 के अंदर इलेक्शन होता है, ठीक है, असेंबली को, फिर वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड होता है, तो उसमें हमने देखा कि ये लोग 42 सीटें जीत जाते हैं 141 इलेक्टेड सीटों में से, क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है इनको सेंट्रल प्रोविंस वगैरह के अंदर। और इसका हमने पॉजिटिव नेगेटिव असेसमेंट कर लिया। फिर स्वराजिस्ट जो है वो मूवमेंट कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ, 1924 तक आते आते 24 तक आते आते जो है वो स्वराजिस्ट वीक हो गया। उसके स्वराजिस्ट को वीक होने की वजह क्या थी,
ठीक है ना। स्वराजिस्ट भी दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हो गया, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्वराजिस्ट दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। एक होते हैं रिस्पॉन्सिविस्ट, कौन होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। नहीं समझ में आया, कौन ब्रेक हुआ है ये, अभी आपके जानने की चीज है, इसको इसको अक्सर लोग नहीं लिखते हैं और नहीं जानते हैं, ठीक है ना। इसको जानिएगा, किस में ब्रेक हुआ, ठीक है। क्यों कमजोर हुआ है स्वराजिस्ट, उसकी वजह है ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। सीआर दास की डेथ हो गई है। सीआर दास बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, उसमें से जो चेयरमैन भी थे स्वराजिस्ट पार्टी के, उनकी डेथ हो जाती है 1925 के अंदर, ठीक है ना। और जो ये दो ग्रुप में बढ़ता है, ओहो, फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है। अब देखिए काउंसिल एंट्री जो है फिजल आउट क्यों, कैसे ये मतलब क्या नाम है, फिजल आउट कैसे हो गई। एक तो वीक लीडरशिप पोजीशन वीक हो गई, क्योंकि कम्युनल राइट्स वगैरह शुरू हो गए थे, और ये कम्युनल राइट्स शुरू होने में और कम्युनल होने की वजह से जो स्वराजिस्ट थे वो कम्युनल हो गए थे। ये जो पावर थी ना आने के बाद ये कम्युनल हो गए। इसमें से कुछ एक जो ग्रुप था जो कम्युनल हुआ, यहीं से कम्युनल शुरू हुआ और 1925 में आपको पता है आरएसएस बना है, ठीक है ना। लीडर सीआर दास ने बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन उनके डेथ के बाद में जो लीडरशिप वैक्यूम आ गया 1925 में, ओके। दूसरी तरह जो स्प्लिट हुआ है वो रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट लाइन पे जो हुआ है, तो रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप है विद इन द कांग्रेस, ठीक है, विद इन द स्वराजिस्ट, सॉरी, कांग्रेस विद इन द स्वराजिस्ट, एंड स्वराजिस्ट में जो रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप है वो क्या है, एडवोकेट द कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट। सुनिएगा क्या कह रहा है ये, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये मैंने नहीं, ये दीज आर कोटेड फ्रॉम एनसीईआरटी। एडवोकेटेड एंड स्पेक्ट्रम में भी है, ठीक है, एडवोकेटेड कॉपरेशन विद, एंड बिपिन चंद्रा का जो वो स्ट्रगल है उसमें भी है, ठीक है ना। एडवोकेटेड कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट एंड होल्डिंग द ऑफिस वेर एवर पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द हिंदू इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं आप, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिस्ट बने हैं ना, किसमें, स्वराजिस्ट में, ये कह रहे हैं कि जहां पावर मिले वहां ले लो, क्योंकि जहां भी पॉसिबल हो वहां पावर ले लो, गवर्नमेंट का सपोर्ट करो, आरएसएस सपोर्ट करो हिंदू इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। आज आपको एक बात और समझ में आई कि एनसी केलकर, मदन मोहन मालवीय, इनका तो आप जानते हो कि हिंदू थे, हिंदुत्व के सपोर्टर थे, लेकिन क्या आप जानते हो लाला लाजपत राय भी इसी में कैटेगरी में थे। ये इनका बात का जो फेज है वो इसी तरह का रहा। वो तो अलग बात है कि सैंडर्स के टाइम पे इनको इनकी डेथ हो जाएगी, नहीं तो ये बड़े लीडर रिस्पॉन्सिबिलिस्ट के थे, समझ रहे हो। और ये किसके खिलाफ हो गए, मोतीलाल नेहरू, किसके खिलाफ। अब ये दो पार्ट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिस्ट और दूसरे नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट, जिसमें एनसी केलकर, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये एक तरफ जा रहे हैं, मोतीलाल नेहरू दूसरी तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोल रहे हैं, एंटी नेशनल हो आप, क्या हो, एंटी, एक्यूज ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट लाइक मोतीलाल नेहरू एज एंटी हिंदू, क्या बोलते थे, ये यहां से आती है बात, अब आप समझिएगा। इनको बोलते हैं कि तुम एंटी हिंदू हो, एंटी नेशनल हो, जो एंटी हिंदू है एंटी नेशनल है, ठीक है ना। और ये एंटी हिंदू हो, उसको बीफ ईटर कहा कि यू बीफ ईटर, ठीक है ना। 1926 में जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टी काफी बिखर जाती है और ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बोलते मोतीलाल नेहरू जो है वो बीफ ईटर है एंड हिज जो है वो क्या नाम है, एंटी हिंदू है ना। ये वहां से इन्होंने शुरू किया है रिस्पॉन्सिबिलिस्ट ने, और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिस्ट होंगे यही फिर उधर आरएसएस की साइड में शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। तो मार्च 1922 के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम छा जाता है, मैंने बताया। दिसंबर 1922 के अंदर गया के अंदर इनका स्वराज का प्रपोजल डिफीट होता है। सितंबर 1923 के अंदर कंप्रोमाइज होता है। नवंबर 1923 के अंदर स्वराजिस्ट जीत जाते हैं। किसको जीत जाते हैं, 42 सीटें जीतते हैं। फर्स्ट 141 सीटों में से क्लियर मेजोरिटी मिलती है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। 1924 के अंदर ये वीक हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स वगैरह शुरू होते हैं, और कम्युनल राइट्स की देन ये होती है कि ये क्या होता है कि डेथ मतलब कम्युनल राइट की वजह की रिस्पॉन्सिबिलिस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट में बाद में ब्रेक होते हैं। डेथ सीआर दास के डेथ के बाद स्वराजिस्ट को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट में ये लोग ब्रेक हो जाते हैं। 1926 में इलेक्शन होता है, जिस इलेक्शन में वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद में बस 1929 के अंदर उनका एक ये है कि पब्लिक सेफ्टी जो बिल आता है उसके अंदर उसको डिफीट करवा देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसका असेसमेंट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं स्वराजिस्ट और नॉन चेंजर्स का। नो चेंजर्स का असेसमेंट अगर हम करें तो स्वराजिस्ट एंड तो ठीक है, आश्रम sprung up where young men and women worked among the tribals and the lower caste
national school and the colleges, ठीक है, were set up, ठीक है. Significant work was done by Hindu and Muslim unity, removing the untouchability, boycott the foreign clothes, liquor and food relief, flood relief वगैरह. National education benefited the urban lower middle class and the rich peasants only. Popularization of the khadi was an uphill task. No emphasis was laid on the economic grievances of the landless and agriculture laborer comprising mostly of the untouchables. तो ये मतलब आप ये भी देख सकते हो, असेसमेंट भी इस तरह से कर सकते हो कि क्या क्या उसमें किया गया था, राइट. तो हम लोगों ने जो है देखा कि अब मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है. चोरा चोरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था. मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, भूलाभाई देसाई, बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ छोड़ के जो है उसमें से अजमल खां, ये सब अपनी बहुत इंपॉर्टेंट लुक्रेटिव प्रैक्टिसेस और जॉब्स वगैरह छोड़ छोड़ के जो है, और बहुत सारे लोग थे जो छोड़कर जो है उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए. गांधी जी का मूवमेंट था, स्ट्रांग मूवमेंट था, लेकिन चोरी चोरा के इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने जो है उसको जब उन्होंने जलाया, थाने को जलाया, वायलेंस हुए, तो गांधी जी ने उस मूवमेंट को रोक दिया, बोला कि ये इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना. फिर गांधी जी को जो है एक्यूज ठहराया गया इस चीज़ का कि आपने जो है ये किया है. खिलाफत तो फेज आउट हो ही गया था, मैंने बताया था कि वो भी क्या नाम है उसका, खिलाफत भी कैसा हो गया, उसका इशू भी डाउन हो गया, ठंडा पड़ गया. उसके बाद में जो आपका स्वराज वाला इशू, कैसे जब वो चोरा चोरी हो गया तो क्या करते हैं, और वहाँ पे हंटर कमीशन बना दी उन्होंने जलियांवाला बाग के लिए. तो इस तरह की चीज़ों की वजह से गांधी जी जो है फिर जब जेल गांधी जी को भेज दिया गया तो पॉलिटिकल वैक्यूम छा गया. अब क्या करें, तो मैंने आपको बताया कि उसमें फिर जो है दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है. कौन से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला जो कांग्रेस है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है. एक जो स्वराजिस्ट है, ठीक है, और दूसरे जो हैं वो है नॉन चेंजर्स हैं. प्रो चेंजर्स जो हैं जो कह रहे हैं कि हम सोसाइटी, हम जो काउंसिल में जाएंगे, ठीक है, और नॉन चेंजर्स जो हैं वो किसमें वो कह रहे हैं कि हम काउंसिल में नहीं जाएंगे, हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे. बाद में धीरे धीरे परस्यू करने की वजह से, क्योंकि एडवोकेट्स थे, उन्हें कन्विंस कर लेते हैं और कांग्रेस के अंदर एक विद इन एक पार्टी बनकर इलेक्शन कॉन्क्वेस्ट करते हैं. लोग मान लेते हैं कि ठीक है आप एक पार्टी हो, कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप हो जो कि इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है ना. और उस तरह से स्वराजिस्ट लोग ये करते हैं, लेकिन उनको मेजोरिटी भी मिलती है कई जगहों पे, उनके प्रोपेगेंडाज लोग को मतलब लगता है कि हाँ पावर आएगी, अच्छी बात है. लेकिन पावर आने के बाद कुछ लोग जो होते हैं वो नशे में आ जाते हैं पावर के, और दो पार्ट्स में जब सी आर दास की डेथ के बाद एक लड़ाई शुरू होती है एक तरह से की लीडरशिप की, और उसमें जो है हिंदू इंटरेस्ट की बात करना, एनसी केलकर वगैरह ये सब शुरू करते हैं, और उसकी वजह मदन मोहन मालवीय वगैरह, और इसमें दो पार्ट्स में ब्रेक होता है. स्वराजिस्ट भी एक क्या नाम है आपका, रिस्पॉन्सिबिस्ट, और दूसरा नॉन रिस्पॉन्सिबिस्ट, ठीक है. तो कांग्रेस जो है स्वराजिस्ट में आया, और उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट, वहाँ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे, याद रखिएगा. यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिस्ट नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट किसके पार्ट हैं, स्वराज के, स्वराजिस्ट के पार्ट हैं. स्वराजिस्ट में मोतीलाल नेहरू मेन थे, लेकिन फिर अब यहाँ पे दो और हो गया, एनसी केलकर वगैरह, मदन मोहन मालवीय और इन लोगों का, लाल लाजपत राय, इनका ग्रुप अलग हो गया, और मोतीलाल नेहरू का अलग ग्रुप हो गया. लेकिन अब आपस में कन्फ्लिक्ट की वजह से आप एक एनर्जी से नहीं लड़ पाए, इसलिए 1926 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कुछ खास नहीं कर पाए. और ये कुल असेसमेंट है, थोड़ा बहुत कुछ काम इन्होंने किया है, ठीक है, और जिसकी वजह से मतलब थोड़ा बहुत मतलब ऑप्शनिस्ट एटीट्यूड अपनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि एनर्जी इनकी डाइवर्ट होती रही इसी तरह के छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स में, ठीक है ना. तो यहाँ तक हम लोगों ने इसकी बात कर ली. अब यहाँ क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम है, तो पैरेलली एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ जिसको हम लोग मिलिटेंट नेशनलिज्म कहते हैं, या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कहते हैं. वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट या टेररिस्ट एक्टिविटीज़, या टेररिस्ट क्या नाम है, क्या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, कुछ भी कह लीजिए, या रिवोल्यूशनरी टेररिज्म कह लीजिए, बड़े बड़े नामों से, दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है. तो वो भी एक फेज पे डेवलप होगा कि जब आपके पास पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, जब आप लीडरलिस्ट हो जाएंगे, आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा, जो आपके समझ में आएगा वो करेंगे. तो अब यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों का इंस्टीट्यूशन है, जो कि रिवोल्यूशनरी लोगों का इंस्टीट्यूशन है, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करना चाहते हैं बाई फोर्स. और उसमें एचआरए और एचएसआरए वगैरह का नाम आएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ये लोगों के बारे में बात होगी. तो एक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, ये सब लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के पार्ट बनेंगे. और उसके बाद वो कई सारे घटनाएं अंजाम देंगे, जिसके बारे में हम लोग कल इंशाल्लाह बात करेंगे. ठीक है, बात आ गई समझ में. ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है. मोनी, आवाज़ आई, समझ में आया?